हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन जो कि एक प्रोसेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत, और इस प्रोसेस में डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है एंड द अदर प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस में एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एंजाइम्स भी हैं, कुछ डीएनए, एमआरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स, ये सब कुछ हैं एंड एक प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम थ्योरी पॉइंट्स पर आते हैं एंड देन यहाँ पर आपको एक ट्रांसलेशन भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ट्रांसलेशन होता है इसमें एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एंड ये सिंथेसिस राइबोसोम्स के माध्यम से होता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस की एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स अनुलेखन होता है। अब हम यहाँ से शुरू करें कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अनुलेखन, इसमें प्रोटीन के निर्माण के लिए डीएनए पर विशिष्ट अनुक्रम मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए आरएनए की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण के लिए आरएनए की आवश्यकता होती है। फिर हम देखें कि डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का निर्माण किया जाता है। डीएनए को किस रूप में उपयोग करते हैं? टेम्पलेट के रूप में उपयोग करते हैं और आरएनए का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं। देन हम देखें डीएनए के अनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, अनुलेखन क्या कहलाता है? डीएनए से अनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में स्थानांतरित करना, मतलब डीएनए से एमआरएनए का या आरएनए का निर्माण करना है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और अधिक जानकारी में हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कोशिका के कहाँ पर होती है? केंद्रक में होती है। मतलब ये प्रक्रिया जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। यह प्रक्रिया कोशिका चक्र के जीवन तथा G2 अवस्था में होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये कहाँ होती है, कब होती है? तो केंद्रक के अंदर होती है और जीवन एवं G2 अवस्था में होती है कोशिका चक्र के। ठीक है, सो हमने ये देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ये कहाँ होता है। देन हम देखें कि जो ट्रांसक्रिप्शन है या जो अनुलेखन है उसकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले डीएनए का वह खंड या फ्रैगमेंट जिसमें अनुलेखन से केवल एक आरएनए का निर्माण होता है, अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहलाता है। इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में प्रारंभन स्थल होता है, मतलब इनिशिएशन साइट होती है, और समापन स्थल होता है, और संरचनात्मक जीन्स जो हैं वो होती हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर के ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम देखें प्रारंभन स्थल या इनिशिएशन साइट क्या होती है। तो डीएनए का वह क्षेत्र जहां अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो कहलाती है इनिशिएशन साइट। प्रारंभन स्थल से पहले प्रमोटर होता है। प्रारंभन स्थल से पहले क्या होता है? प्रमोटर रीजन होता है, और प्रमोटर स्थल को उन्नयक भी कहा जाता है। इस स्थल में क्या होता है? 20 से लेकर के 200 न्यूक्लियोटाइड्स इस स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड जिसमें पाए जाते हैं, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में भी टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, जीसी बॉक्स क्या होता है ये सब हमने यहाँ पर देखा है। तो आप उन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए। अब सजीवों में दो प्रकार के प्रमोटर स्थल होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जो प्रमोटर स्थल होते हैं, एक होता है टाटा बॉक्स, एक होता है प्रिबनाव बॉक्स। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लीजिए। जो टाटा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या TTGA बॉक्स क्या होता है? तो यह स्थल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सिग्मा फैक्टर से जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के किससे जुड़ता है बच्चों? सिग्मा फैक्टर से जुड़ता है। इसमें 35 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 25 से 35 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इस रीजन को टाटा बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आर्किया और यूकैरियोट्स में होता है। लेकिन अब हम बात करें प्रिबनाव बॉक्स की, तो प्रिबनाव बॉक्स जो है वो बैक्टीरिया में होता है। जैसा कि आर्किया और यूकैरिया में टाटा बॉक्स होता है, वैसे ही बैक्टीरियाज में प्रिबनाव बॉक्स होता है।
और ये दूसरा प्रिब्नाव बॉक्स होता है जिसमें TAT अनुक्रम होते हैं। इस स्थान से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। इस स्थान से क्या जुड़ता है? वही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जुड़ने की बात हो रही है दोनों में, है ना। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और इसमें टाटा तथा हॉगनेस बॉक्स भी कहा जाता है। इस बॉक्स को हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। यूजुअली बैक्टीरिया का टाटा बॉक्स जो होता है वो प्रिब्नाव बॉक्स कहलाता है। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। सो अब हम आगे देखें इसमें। समापक स्थल या टर्मिनेशन साइट क्या होती है? तो इसे समझने के लिए समापक स्थल वह स्थल होता है जहां अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समाप्त होती है और यह टेम्पलेट रज्जु के तीसरे सिरे की ओर होता है। कहाँ होता है? रज्जु के तीसरे सिरे की ओर ये वाला स्ट्रैंड जो है वो होता है। अब यह जो स्थल है इसमें प्रारंभिक स्थल तथा समापक स्थल के बीच संरचनात्मक जीन का काम होता है और इसमें आरएनए कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं इसमें? आरएनए कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और इस संरचनात्मक जीन के 5 प्राइम से 3 प्राइम रज्जुक को हम नॉन टेम्पलेट कहते हैं और रज्जुक के 3 प्राइम से 5 प्राइम को हम टेम्पलेट कहते हैं। तो दो रीजन है भाई, एक है टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट का मतलब है 5 प्राइम पे ये ख़त्म होगा और 3 प्राइम पे ये शुरू होगा। और वहीं हम बात करें नॉन टेम्पलेट रीजन की, नॉन टेम्पलेट रीजन जो है वो 5 प्राइम से शुरू होकर के 3 प्राइम पे ख़त्म हो रहा है। तो दो रीजन्स होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के। अब टेम्पलेट रज्जुक के अनुक्रम का उपयोग करके पूरक अनुक्रम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला आरएनए बनता है और टेम्पलेट रज्जुक को नॉन कोडिंग रज्जुक भी कहते हैं तथा नॉन टेम्पलेट रज्जुक को कोडिंग रज्जुक भी कहते हैं। अब मैं कोडिंग नॉन कोडिंग आपको वैसे प्रीवियस क्लासेस में समझा चुकी हूँ, पर आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करें कि कोडिंग और नॉन कोडिंग एग्जैक्टली क्या होता है। INC कुछ रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंट्रॉन्स, और इंट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन कोडिंग होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में कोडिंग रीजन्स भी होते हैं और नॉन कोडिंग भी होते हैं। फिर अगला होता है एक्सॉन। एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स जो कि किसी भी जीन पर स्थित होते हैं और अभिक्रियाओं के लिए कार्य करते हैं। देन हम आगे समझते हैं। अनुलेखन की जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आप समझें कि प्रारंभन या इनिशिएशन क्या होता है। जीन में प्रमोटर स्थल पाया जाता है। प्रमोटर अनुलेखन के लिए शुरुआती बिंदु है। टेम्पलेट रज्जुक के 5 प्राइम सिरे की ओर यह पाया जाता है। प्रमोटर कहाँ पाया जाता है? प्रमोटर टेम्पलेट रीजन के या टेम्पलेट रज्जुक के 5 प्राइम सिरे पर पाया जाता है और डीएनए के प्रमोटर स्थल को पहचान करके सिग्मा फैक्टर उससे जुड़ता है। जब भी प्रारंभन या इनिशिएशन होता है तो सिग्मा फैक्टर काम करता है, सिग्मा फैक्टर। और जब भी टर्मिनेशन होता है ना, जब भी मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की, जब ये प्रक्रिया ख़त्म होती है तो टर्मिनेशन होता है, तो वहाँ पर रो फैक्टर काम करता है। टर्मिनेशन के दौरान रो फैक्टर काम करता है और इनिशिएशन के दौरान सिग्मा फैक्टर काम करता है। और यह जो सिग्मा फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम से जुड़ करके आगे की जो प्रोसेस है वो करता है। अब हम यहाँ पर देखें कि डीएनए के प्रमोटर स्थल की पहचान करके सिग्मा फैक्टर उससे जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से जुड़कर उसकी कुंडलियों के नाइट्रोजन क्षार मतलब उसकी कुंडलियों के जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य करते हैं। इनिशिएशन में ये जो हमारा डीएनए है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देन डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम रज्जुक जो स्ट्रेन है टेम्पलेट की तरह काम करता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम को दिशा में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड,
जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। अब इसमें हम आगे देखेंगे। इसमें जो आगे प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस हो रही है दीर्घीकरण की या एलोंगेशन की प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जब दोनों रज्जुक या स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रत्यर्थ रज्जुक मतलब नॉन कोडिंग टेम्पलेट है ना, नॉन कोडिंग टेम्पलेट्स मतलब इंट्रॉन्स का उपयोग करके एनटीपी मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जोड़कर एक पूरक आरएनए रज्जुक को संश्लेषित या संश्लेषण करता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए UGCA आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, तो U जो होता है वो यूरिडीन होता है, G होता है ग्वेनिन होता है, C होता है साइटोसाइन होता है, और A होता है जो होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनो ट्राइफॉस्फेट ये बनते हैं। अब आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का उपयोग करके उनके मोनोफॉस्फेट के रूप में जोड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की तरह भी केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में कार्य करता है, अतः 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा ही आरएनए संश्लेषण कर सकता है। क्वेश्चन है कौन सी दिशा आरएनए संश्लेषण कर सकता है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा ही आरएनए संश्लेषण कर सकता है, और केवल टेम्पलेट रज्जुक को 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में होता है पर ही नए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो नए आरएनए का संश्लेषण कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। फिर यहाँ पे आएगा टर्मिनेशन या समापन, है ना। टर्मिनेशन या समापन से हम ये समझेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज में जब जीन के समापन क्षेत्र मतलब टर्मिनेशन पॉइंट पर हम जाते हैं तो समापन फैक्टर या समापन कारण जो है वो है रो फैक्टर डीएनए के रज्जुक से जुड़ता है। जब भी डीएनए के रज्जुक से रो फैक्टर जुड़ जाएगा तो समापन हो जाएगा तथा डीएनए आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज को पृथक करने का काम जो है वो किसका है, रो फैक्टर का है। ठीक है, देन डीएनए आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज को पृथक कर देता है। ठीक है, ई कोलाई में समापन की प्रक्रिया रो फैक्टर की अनुपस्थिति में होती है जिसे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। क्यों होती है भाई, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इसी प्रकार से होता है और सभी में सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए और रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन के लिए उपयोगी है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।